अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है कमर्शलाइजिंग रिसर्च। दिस इज़ अ डायलेमा जो बहुत अरसे से बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करते रहे हैं। एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात होती है और डिस्कशंस होती हैं। और एक खुश आइन बात यह है कि कुछ ना कुछ इसमें प्रोग्रेस भी शुरू हो गई है एंड वी आर सीइंग मैनी यूनिवर्सिटीज़ एक्टिवली टेकिंग अ पार्ट कमर्शलाइजेशन में। लेकिन हम आज की जो डिस्कशन है उसमें देख रहे हैं कि उसको हम कैसे एमुलेट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और एज अ थर्ड पार्टी दैट स्पेशलाइजेज इन कमर्शलाइजेशन एंड बिल्डिंग स्टार्टअप्स, हाउ कैन वी ऐड वैल्यू। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं ताकि यू नो हु इज स्पीकिंग, और उसके बाद मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का तारुफ कराऊंगा। मेरा नाम सैयद अहमद मसूद है। आई डिड माई MBA फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी इन द गुड ओल्ड डेज। सो मेरे हम उम्र लोग बैठे हैं इसलिए मुझे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, लेकिन in 1990 1989 I cleared my MBA and I got my degree in 1990. Immediately after my degree I launched my first business, जो माशाल्लाह it's 34 years old, और it's one of the leading एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा मैंने कई और बिजनेसेस लॉन्च किए। 2008 से माय फोकस टोटली टर्न टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के साथ काम करना, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करना। मेरा एक तारुफ और ये भी है कि मैंने तकरीबन 26 साल यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स लेवल पे स्पेशली MBA स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई है। पहले मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पढ़ाता था जब एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ इजाद नहीं हुआ था और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे कोर्सेज। लेकिन पिछले कोई 15 साल से आई बीन टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन इस्लामाबाद। अदर देन दैट, जो मेरी रिसेंट कंपनी है विच आई स्टार्टेड इन 2016, विच इज चेंज मैकेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो इसका जेनेसिस था वो था ही इसी आइडिया पे कि हम कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं एकेडमिक रिसर्च को। क्योंकि वी हैव एक्सीलेंट रिसर्चर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ वेरी वैल्यूएबल रिसर्च, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोथ फ्रॉम द एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बहुत कम रिसर्च है जो कमर्शलाइज होती है एंड एक्चुअली बिकम्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कस्टमर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 डेढ़ साल कोशिश की, यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs वगैरह साइन किए। इट वॉज अ वेरी अपहिल टास्क। सो देन आई टर्न माई अटेंशन टुवर्ड सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। चेंज मैकेनिक्स जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन यानी कि कॉर्पोरेट इनोवेशन डेवलपमेंट, इन दो शोबों में काम करती है। वी हैव डन एक्सटेंसिव वर्क एंड since the last few years we have been doing trainings. We run a women entrepreneurship movement called the VCon movement. We run a very dedicated website जिसमें हम स्टार्टअप्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, startup.pk के नाम से। एंड सो वी हैव डन क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क, बट रिसेंटली 2 साल पहले हम एक कंसोर्शियम का हिस्सा बने एंड वी आर नाउ द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद, जो पाकिस्तान का पहला एग्री फोकस्ड इंक्यूबेटर है, funded by Ignite under the Ministry of IT and Telecom. More recently, अभी फरवरी के महीने में we have won the management of the National Incubation Center Islamabad, और अब हम इसको मैनेज कर रहे हैं। मेरा एक तारुफ और भी है छोटा सा, और वो ये कि since 2015 दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्लोबल इंक्यूबेटर है, यानी कि ग्लोबली स्प्रेड आउट है इन 203 cities, about 40 countries, विच इज़ द फाउंडर इंस्टीट्यूट। और अगर आप लोगों ने यूडेमी का नाम सुना हो, कोर्सेरा का तो सबने सुना, यूडेमी का भी सुना होगा बिकॉज आप सब यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं। यूडेमी जो है वो भी फाउंडर इंस्टीट्यूट का ग्रेजुएट है, और मैं फाउंडर इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान का रीजनल डायरेक्टर हूँ। पाकिस्तान के ऑपरेशंस मैं देखता हूँ, और फाउंडर इंस्टीट्यूट इस वक्त करिकुलम पार्टनर है 4 NICs का, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद, कराची, पेशावर एंड इस्लामाबाद। और इसके अलावा हमारे अपने भी जो हैं कोहोर्ट्स रेगुलरली रन होते हैं, जिसमें हम जो है लोगों को, टेक स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं। अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, आई वुड लाइक टू थैंक मैडम नुशाबा, डायरेक्टर इनोवेशन एट हायर एजुकेशन कमीशन, एंड अहमद गुलजार कियानी, जिन्होंने एक्चुअली हमें बहुत सपोर्ट किया आउट ऑफ द वे जाके। और आज की जो आज की ये मीटिंग है, इसमें आप लोगों तक राब्ता करने में जो मावनत की है वो सारी की सारी इन्हीं लोगों ने की। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई ऑल्सो थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग
कि हम लोग सारे के सारे इकोसिस्टम की डेवलपमेंट के लिए अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो अभी पिछले साल में नवंबर में आई हैपन टू गो टू स्टैनफोर्ड, और वहाँ पे एक कोट था जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन मतलब वहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी नाइट स्कूल ऑफ बिजनेस में, कि जो डेडिकेटेड टू दोज हु विल इमेजिन द फ्यूचर एंड क्रिएट द टूल्स टू एनरिच ह्यूमन लाइव्स। सो जो इनोवेशन है वो शुरू ही ज़रूरत से होती है, इमेजिनेशन से शुरू होती है, और फिर कुछ लोग जो है लीप ऑफ फेथ लेते हैं, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो मसले सॉल्व करते हैं, और ये जो सारे का सारा प्रोसेस है ये हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करता है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू दैट आर सिटिंग हियर, यू आर अ पार्ट ऑफ दोज स्पेशल ब्रीड ऑफ पीपल जो कि फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन में भी हम ऐसे टूल्स को क्रिएट कर सकेंगे, या ऐसी चीज़ों को, ऐसे मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर सकेंगे जिससे हम अपना फ्यूचर और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे। सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक, उनके दो फंड हैं, एक इग्नाइट फंड है और एक यूनिवर्सल सर्विसेज फंड है। आप सबको ये अंदाज़ा होगा इन फंड्स के बारे में, लेकिन ये जो दोनों फंड्स हैं ये बुनियादी तौर पे टेलकोज के पैसों से चलते हैं। तो टेलको अपने प्रॉफिट की खास परसेंटेज इन दोनों को देते हैं। यूएसएफ जो है वो रूरल जो है ब्रॉडबैंड और एक्सपेंशन और उन कामों में लगा हुआ है। और जो इग्नाइट है इसने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स रन किए हैं, जिसमें से डिजी स्किल्स इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अभी जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ये इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस वक्त 8 एनआईसीज रन कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस आ रहे हैं, गेमिंग और हेल्थ टेक के सेंटर्स आ रहे हैं। सो जो पहला एनआईसी था वो आज से 7 साल पहले इस्लामाबाद में लॉन्च हुआ था, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद। 7 साल तक ये पिछली इंतजामिया ने चलाया, फिर रीबिडिंग हुई, और अब हमारे कंसोर्शियम ने इसको टेक ओवर कर लिया। सो वी आर नाउ बेसिकली मैनेजिंग दिस। हमारा जो स्लोगन है वो है वेयर इनोवेशन कन्वर्जेस, कनेक्शंस इग्नाइट एंड अपॉर्चुनिटीज थ्राइव। सो हम समझते ये हैं कि इनोवेशन होने के लिए आपको नेटवर्क्स को क्रिएट करना पड़ता है, और जब आप वो नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं तो नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन से भी ये सारा मामला जो है आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा और तारुफ भी था, एक्चुअली आई वाज इनवाइटेड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन आज से कोई 6 साल 7 साल पहले, और एक इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी बनी थी एचईसी में। और उसका मकसद ये था कि ऑरिक्स को रीपर्पस किया जाए, और अगेन उसका जो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कमर्शलाइज कैसे करें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिसर्च का कल्चर है, प्योर रिसर्च से हट के ऐसी रिसर्च जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकें सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो हमने काफ़ी सारी उसमें तजावीज़ आफ्टर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ ऑरिक्स वाइस चांसलर्स एट यूनिवर्सिटीज़, प्रेजेंटेशंस, और ये बड़ा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल था। प्राइवेट इंडस्ट्री से हम कुछ लोग थे जिनमें मैं भी शामिल था। सो वी गेव अ लॉट ऑफ फीडबैक, और उससे मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला समझने का, बिकॉज बहुत सारे ऑरिक्स में मेरी गुफ्तगू भी हुई कि ऑरिक्स के अपने चैलेंजेस क्या हैं एंड व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट कि ऑरिक्स जो हैं वो इस मसले को बेहतर तरीके से कैसे हल करें। और कैच 22 सिचुएशन है, फंडिंग थोड़ी कम है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, और एक का डायरेक्टर जो होता है उसको और भी वो हैट्स पहने होते हैं। तो फिर कल्चर ऑफ रिसर्च जो है वो भी एक चैलेंज है, इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस नहीं होते। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो इसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। हमारा जो मिशन है वो है कि हम डिसरप्टिव, यानी कि जो स्टेटस को डिसरप्ट कर दें, स्केलेबल टेक स्टार्टअप्स कैसे क्रिएट करें, और ये जो स्टार्टअप्स हैं ये सस्टेनेबल बिजनेसेस में कैसे कन्वर्ट हो जाएं। सो हमारा सारे का सारा फोकस इस चीज़ पे है। हमारा जो कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम लीड जो हमारा है वो हाशू ग्रुप है। सो हाशू ग्रुप की तकरीबन 37 कंट्रीज, 37 कंपनीज हैं, और 11-12 वर्टिकल्स में कंपनीज हैं। सो हॉस्पिटैलिटी तो आप सब जानते हैं, मैरियट, पीसी होटल्स, होटल वन वगैरह। लेकिन इसके अलावा ये ऑयल एंड गैस में है, ये आईसीटी में है,
ये माइनिंग में है, ये हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग वगैरह में है, इनके पास एक एंटरटेनमेंट चैनल का लाइसेंस भी है। सो इट्स अ प्रीटी बिग कंसोर्शियम। दूसरा हमारा जो पार्टनर है वो फौजी फाउंडेशन है। इट्स अ सोशल एंटरप्राइज, इट्स द पाकिस्तान मतलब बिगेस्ट सोशल एंटरप्राइज। और इनकी भी कोई 50 झेली कंपनियां हैं, जिसमें एफएफसी है, अस्करी बैंक है, फ्रेश एंड फ्रीज, फौजी फूड्स, बहुत सारी कंपनियां इनकी हैं। फिर हमारा पार्टनर टेलीनॉर है, और टेलीनॉर का आप सबको मालूम है अच्छी तरह। चेंज मैकेनिक्स मेरी कंपनी है जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रही है। साइबर विजन इंटरनेशनल है जो कि अगेन आईसीटी और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम कर रही है। और फाउंडर इंस्टीट्यूट जो कि एक दुनिया का लार्जेस्ट इंक्यूबेटर है, दैट्स आल्सो वन ऑफ आवर पार्टनर्स। अच्छा, सो कंसोर्शियम कंसोर्शियम का जो कोर पार्टनरशिप है, इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने 25% जो हमारे पास कोहोर्ट होगा उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी, 10% हमारे कोहोर्ट में डीप टेक के स्टार्टअप्स होंगे, 10% जो है हेल्थ टेक के स्टार्टअप्स होंगे। ये मतलब लाजमी है कि हमने करना है। तो हमारे पार्टनर्स में आगा खान जो है यूनिवर्सिटी भी है, शिफा हॉस्पिटल भी है, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पिशावर से भी है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टनर्स, यूनिवर्सिटी पार्टनर्स हैं हमारे साथ। जी की हमारा पार्टनर है, नस बिजनेस स्कूल हमारा पार्टनर है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज, बहरिया यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, एंड वी वेलकम फर्दर पार्टनर्स एज वेल। तो ये इतने पार्टनर्स हमने क्यों जोड़े हैं? क्योंकि हम जब लोगों के साथ काम करते हैं तो हम एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क अनफोल्ड करते हैं। ऐसे ऐसे कनेक्शंस हमारे पास होते हैं कि हमारे साथ जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको जो भी ज़रूरत है, हम प्रॉब्ली वी कैन आस्क अ पार्टनर एंड दे विल सपोर्ट। सो हमारा जो मिशन है ना, वो बेसिकली ये है कि हम इंक्यूबेशन को रीडिफाइन कैसे करें। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड का जो थर्ड रैंक बेस्ट एक्सेलरेटर है, उसके आगे स्लाइड भी है, मैथ चैलेंज, वो भी हमारा पार्टनर है। अच्छा, अब जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, ये पाकिस्तान का पहला एक्सेलरेटर भी है। इस दफ़ा जब इन्होंने हमें मैनेजमेंट दी है तो हमें इन्होंने एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी दे दिया है। सो इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन में फ़र्क है। इंक्यूबेशन में हम आइडिया, प्री रेवेन्यू और पोस्ट रेवेन्यू, अर्ली ग्रोथ स्टेज, यानी कि जो शुरू के स्टेज की कंपनियां हैं वो लेते हैं। और एक्सेलरेशन में हम अच्छी बड़ी कंपनियां लेके उनको मजीद एक्सेलरेट करते हैं। मसलन जैसे बाइकिया है, अब बाइकिया एक बड़ी कंपनी है लेकिन वो एक्सेलरेशन में आ सकती है और हम उसको मजीद ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है हम उसको ग्लोबली ग्रो कर दें या कुछ और कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सो एक्सेलरेशन में जो कंपनियां हमारे साथ आएंगी, हर कंपनी को 50 लाख रुपए की गारंटी, जो ग्रांट है, वो इग्नाइट देगा। अच्छा, सो ये हमारे कुछ एक्सेलरेशन के सपोर्ट पार्टनर्स हैं। इंटरनेशनल एक्सेलरेटर है, वीसी लैब है, फाउंडर्स लैब है, और फाउंडर्स लाइव है, और मैथ चैलेंज है। अच्छा, अब फाउंडर इंस्टीट्यूट जो है ये इस वक्त दुनिया का इट्स द बेस्ट प्लेस, द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ फंडेबल कंपनी। अब तक जो फाउंडर इंस्टीट्यूट की कंपनियां हैं वो इन्वेस्टर्स से $1.75 बिलियन रेज कर चुकी हैं। उन कंपनियों की अपनी मजमूई वैल्यू तकरीबन $35 बिलियन हो चुकी है। हमारा मेंटर्स का ग्लोबल बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मेरा लोकल नेटवर्क भी मेंटर्स का बहुत बड़ा है, और हमारे साथ इन्वेस्टर्स का भी बहुत ही एक पावरफुल नेटवर्क है। इसके अलावा भी फाउंडर इंस्टीट्यूट बहुत कर रहा है। एक एक्सीलरेटर लैब है हमारी, हमारा एक फूड एक्सीलरेटर है, हमारी एक फाउंडर लैब है। अभी हमने वेंचर नेटवर्क भी लॉन्च कर दिया। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम उन्हें सिखाते हैं कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। हमारी एक वीसी लैब है जिसमें हम वेंचर कैपिटलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम दुनिया भर में 10,000 वीसीज क्रिएट करेंगे। सो ऑलरेडी ये 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है फाउंडर इंस्टीट्यूट का, और तकरीबन 500 वीसीज हम लॉन्च कर चुके हैं। सो दीज आर ऑल फाउंडर इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट्स। मैथ चैलेंज जो है, दिस इज नाउ रैंक्ड एज द थर्ड बेस्ट एक्सेलरेटर। 4,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इस प्रोग्राम से गुजर चुके हैं, और $9 बिलियन से ज़्यादा फंडिंग रेज कर चुके हैं। और अगर आप वर्टिकल्स देखें तो हेल्थ केयर, हाई टेक, जनरल रिटेल, सोशल इम्पैक्ट, ये हमारे मेजर एरियाज हैं जिसके अंदर एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो ये हमारा एक्सेलरेशन पार्टनर है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में। हमारा जो वीसी नेटवर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब ये जो लॉयल वीसी है, ये कैनेडियन वीसी फंड है। ऑलरेडी मैंने इनसे इन्वेस्टमेंट्स करा ली हैं पाकिस्तान में। जैन कैपिटल पाकिस्तानी फाउंडर है, फैसल आफ्ताब कराची में होते हैं। एफसीडी कैपिटल एक पाकिस्तानी ओरिजिन के फाउंडर हैं, असद, ये कनाडा में होते हैं।
47 वेंचर्स फॉरम जफर हैं जो कि एक काफ़ी एक्टिव इन्वेस्टर है पाकिस्तान में। सरमायाकार राबील वड़ाइच हैं, ग्राउंड अप है महमूद अनीस ख्वाजा। और अगर आप लोग फॉलो करते हैं अपना स्टार्टअप स्पेस को, तो पाक लॉन्च एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त पाकिस्तान के इकोसिस्टम को ग्लोबली बिल्ड कर रही है। और इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान अमेरिका बिजनेस फोरम भी शामिल है। सो व्हाट वी आर शोइंग यू राइट नाउ इज हु आर द पीपल हु आर विद अस। बिकॉज मैं आगे जब बात करूंगा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो यूनिवर्सिटी में ऑरिक्स का होता है कि आपके लिंकेजेस नहीं होते इन्वेस्टर्स के साथ। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि इन्वेस्टर की जुबान उनको समझाना कि वाई इज दिस अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, वाई इज दिस ग्रेट आइडिया, वो जो नॉलेज ट्रांसफर है वो दोनों अलग अलग जुबान बोल रहे होते हैं। मतलब आप फारसी बोल रहे हैं तो वो ग्रीक बोल रहे हैं। तो वो जुबान जो कॉमन है वो हम करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं कि बोथ ऑफ यू कैन मतलब एक्चुअली कम्युनिकेट विद ईच अदर। और दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टर्स चूंकि थोड़े होते हैं तो उनको आइडियाज चेज कर रहे होते हैं, और जनरली इन्वेस्टर टाइम नहीं दे रहा होता स्टार्टअप्स को या आइडियाज को। तो हमारे पास ये लेवरेज है कि चूंकि हमारे रिलेशनशिप्स हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज अ ग्रेट आइडिया, वी हैव वेटेड दिस आइडिया, तो अगर आप इसको देखें तो दिस वुड प्रॉब्ली मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। इसको मैंने इसी 2.0 कह रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद है ये पाकिस्तान में इंक्यूबेशन की जो नई ट्रांसफॉर्मेटिव लहर है ये उसको अब डिफाइन करेगा। सो वी आर थिंकिंग ऑन वेरी डिफरेंट लाइंस फ्रॉम ऑल दी अदर इंक्यूबेटर्स दैट आर करंटली ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। इसीलिए इतना बड़ा नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया, इसीलिए हमने इतने बड़े बड़े पार्टनर्स लिए। लेकिन हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। तो हमारा जो PMF का मतलब होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि क्या जो प्रोडक्ट आपने बनाई है और जो क्या मार्केट की ज़रूरत है वो दोनों मैच कर गई हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, तो इसको हमारी ज़ुबान में प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। सो PMF से स्केल कैसे कर सकते हैं, तो हमारी जो फोकस है वो ऐसे आइडियाज़ पे है जिनमें हम समझते हैं कि इनको हम स्केल कर सकते हैं। बहुत कुछ करेंगे हम। दो चीज़ें करने जा रहे हैं। एक तो हमारी जो इंक्यूबेशन साइकिल है, हम 50 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेंगे सालाना और 10 स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करेंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है इग्नाइट की तरफ से। लेकिन हम शायद इसके अंदर 30% ज़्यादा लोगों को इंक्यूबेट करेंगे और शायद 20% ज़्यादा को एक्सेलरेट करेंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई जो हम कर रहे हैं। और इस ये सारे प्रोसेस में हमारी एक ख्वाहिश ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स को हम साथ में जोड़ें। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद जो हम रन कर रहे हैं उसमें हमने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हम वहाँ पे लोकेटेड भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर हैं, तो इकरार साहब जो VC हैं उनसे भी हमारी बहुत अच्छी गपशप हुई। और अभी 3 कोहोर्ट से वो हमें अपने रिसर्चर्स भेजते हैं कि इनको आप अपने इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कर लें। तो हर कोहोर्ट में, पहली कोहोर्ट में 1 रिसर्चर थे, दूसरी में 2 थे, अभी भी 2 हैं। सो वो लोग आ रहे हैं और उनको हम मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता माइंड सेट चेंज हो रहा है। और वो रिसर्चर चूंकि वो एकेडमिक माइंडसेट होता है, वो हमारे साथ बैठते हैं, वो इन्वेस्टर से मिलते हैं, वो सीखते हैं, तो फिर उनका माइंडसेट जो है वो बिजनेस का भी हो जाता है। एंड वी हैव सम रियली गुड सक्सेस स्टोरी शेपिंग अप। और यही मॉडल हम यहाँ भी लेके आना चाहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर हम 50 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेंगे उसमें कम से कम 10 जो हैं वो यूनिवर्सिटी के IP होल्डर्स, पेटेंट होल्डर्स, रिसर्चर्स हों। अब उसमें जो मसले हैं, जो बिजनेस सेंस नहीं होगी या कोई और को फाउंडर्स का चैलेंज है, उसमें हम एक्टिवली असिस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, हमने अब इसमें क्या किया कि हमने कहा कि जो बिल्कुल ही आइडिया स्टेज के स्टार्टअप्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे यूनिवर्सिटी पार्टनर्स हमारे साथ मिलकर हैचरी प्रोग्राम्स रन करें। सो आइडिया के लिए हम अपने यूनिवर्सिटी पार्टनर्स को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हैचरी रन करें। और आप लोग वेलकम हैं, जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, कि अपना अगर आप आप भी हमारे साथ कोई हैचरी प्रोग्राम रन करना चाहें तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस एंड में आएगा। सो हैचरी में क्या होगा कि वो आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट दी जाती है, उन्हें बिजनेस मॉडल सिखाया जाएगा, उनको मेंटर से मिलाया जाएगा वगैरह वगैरह। और उनमें से जो सीरियस स्टार्टअप्स हैं वो हमारी पाइपलाइन बन जाएगी NIC इस्लामाबाद की। यानी कि हमारी एक पाइपलाइन इधर से आएगी, एक पाइपलाइन हम समझते हैं कि हमारी ऑरिक्स और रिसर्चर्स के थ्रू आएगी, और एक पाइपलाइन हमारी जो ओपन कॉल फॉर एप्लीकेशंस है उससे आएगी। इस वक्त हमारी ओपन कॉल फॉर एप्लीकेशंस 20 तारीख तक हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं फॉर द नेक्स्ट कोहोर्ट ऑफ NIC। और आज का मकसद भी ये था कि अगर आपके पास ऐसी कंपनियां, ऐसे स्टार्टअप्स
या ऐसे रिसर्चर्स हैं जो अप्लाई करना चाहें, तो NICislamabad.com के ऊपर जाके हमारी एप्लीकेशन भरें, राइट। अच्छा, सो ये यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन हो गई। हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हैकाथॉन्स और कंपटीशन कर रहे हैं। सो हमारे दो मेजर वर्टिकल्स हैं, एक इंक्यूबेशन का वर्टिकल है और एक कम्युनिटी का वर्टिकल है। कम्युनिटी का वर्टिकल ये है कि इंक्यूबेशन में सब लोग तो नहीं आ सकते, और वैसे भी इंक्यूबेशन 50-60 लोगों को करा के बहुत बड़ी एक तादाद है जिसको हम बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम एक कम्युनिटी का वर्टिकल रन करेंगे। ये वर्चुअल भी होगा, ये फिजिकल भी होगा। सो इसके नेटवर्किंग इवेंट्स भी होंगे, और आप सबको भी मैं कहूँगा कि आप हमसे इन टच रहें। सो अभी हम कम्युनिटी को लॉन्च करेंगे, आप सब्सक्राइब करें, और आपके लोग वेलकम होंगे कि मतलब हमारे जो कम्युनिटी के इवेंट्स वगैरह हैं उसमें आप वर्चुअली शरीक हो जाएं या फिजिकली शरीक हो जाएं। और ये जो कम्युनिटी है, इसके अंदर हम ट्रेनिंग कंटेंट, नॉलेज कंटेंट, वो सारा भी डालेंगे, मेंटर सेशंस और नॉलेज सेशंस भी डालेंगे, और हम इसके अंदर ट्रेनिंग्स और हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स भी रन करेंगे। मकसद ये है कि चाहे वो इंक्यूबेशन में लोग आए या ना आए, उनको बेनिफिट हो और पाकिस्तान को बेनिफिट हो। सो वी हैव टेकन अ मेजर अप्रोच, जो कि एक बड़ा डिफरेंट अप्रोच है। तो कम्युनिटी पे वरना लोग काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि NIC से पहले कम्युनिटी पे काम नहीं हो रहा था, लेकिन NIC इस कम्युनिटी को भी इंपावर और इनेबल करना चाह रहा है। अच्छा, दूसरा हम एक चीज जो है वो बहुत फोकस्ड है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबल मार्केट्स। तो हम ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस के थ्रू हमने गपशप शुरू कर दी है एम्बेसडर्स वगैरह से, कमर्शियल अटैचेज से। हमारे अपने लिंकेजेस हैं मीना रीजन में, अमेरिकन मार्केट में, UK में, यूरोप में, अफ्रीका में अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी हम समझते हैं कि मार्केटिंग किसी और मुल्क में हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये पाइपलाइन भी अपने स्टार्टअप्स के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकें, ताकि अच्छे आइडियाज़ को ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल आउटरीच मिले। इसी तरह ग्लोबल मेंटर्स भी हैं हमारे पास। सो वी हैव अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ग्लोबल मेंटर्स, जो फाउंडर इंस्टीट्यूट के मेंटर्स भी हैं, मैथ्स चैलेंज के मेंटर्स भी हैं, और हमारे दूसरे नेटवर्क्स के जैसे पार्क लॉन्च के मेंटर्स भी हैं। सो ऑल ऑफ दीज पीपल, ये जो मेंटर्स हैं, इनको भी हम क्यूरेटेड तरीके से विल बी इन्वॉल्विंग देम इन वेरियस एक्टिविटीज। इन्वेस्टर नेटवर्क मैंने आपको दिखा दिया और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। हमारे इन्वेस्टर नेटवर्क्स मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। पाकिस्तान के जितने भी VCs हैं उन सब से हम कनेक्टेड हैं। फैसलाबाद में हमने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव लिया, और वो ये कि फैसलाबाद चैम्बर और फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने पहले एक्लेमेटाइज किया कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और उसके बाद हमने कई मीटिंग्स की। उसके बाद हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया कि हमने पाकिस्तान भर के जो बड़े VCs थे, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। आप में से कुछ लोगों को लगे मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ और आपको ये सब मालूम है, आई नो दैट, लेकिन मैं इसलिए कि किसी को नहीं अगर पता तो वो जरा ज्यादा तरीके से, मतलब एवरीवन गेट्स टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ताकि सब समझ सकें। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को हमने इन्वाइट किया फैसलाबाद, और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ हमने फैसलाबाद के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इन्वाइट किया। और हमने VC से कहा कि भाई दिस इज अ क्लासरूम, इंडस्ट्रियलिस्ट आपके स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, प्लीज कन्वे टू देम, प्लीज एक्सप्लेन टू देम कि आपको व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन इन पाकिस्तानी स्टार्टअप्स। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सेशन था, और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये निकला कि फैसलाबाद एंजल्स हमने लॉन्च कर दिया। सो अभी हम उसके फॉर्मुलेशन फेज में हैं, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा मॉडल बनेगा जो पूरे पाकिस्तान में हम बाकी जगह भी लॉन्च करेंगे कि लोकल इंडस्ट्री, लोकल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास लोकल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ही नहीं है। तो अक्सर VC ये कहते हैं कि भाई ये क्या बात है कि बाहर के लोग इन्वेस्ट करते रहे लेकिन आपके अपने लोग बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। अच्छा, एक चीज़ जो हम अपने स्टार्टअप्स को दे रहे हैं वो एक्सेस टू रिसर्च फैसिलिटीज़ है, और ये हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास भी अगर रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं एंड यू वुड लाइक कि हमारे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स या हमारी कम्युनिटी को आप किसी फार्मूले पे फ्री में या किसी पेमेंट पे एक्सेस दे सकते हैं, तो हमें बताइएगा। ये सारी नॉलेज हम कंबाइन करके शेयर करेंगे लोगों से, ताकि, और ये एक रेवेन्यू की सोर्स भी बन सकती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं ये इंडस्ट्री बेस्ड भी है और एकेडमिया बेस्ड भी। हम इंडस्ट्री से भी यही बात कह रहे हैं कि भाई मौका दें स्टार्टअप्स को, कि अगर कोई प्रोटोटाइप है और उसको छोटे लेवल पे टेस्ट करना है तो आप उनको मौका दें कि वो ये कर सकें। और इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो हमारा
पार्टनर नेटवर्क है उसमें पाकिस्तान का तकरीबन हर वर्टिकल हमने कवर किया हुआ है। सो हमारे अपने पार्टनर्स के पास ही इतनी गुंजाइश है कि हम बहुत सारी चीज़ों के टेस्ट ट्रायल्स और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मॉडल्स अभी हम बना रहे हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग दीज आर फंक्शनली ऑपरेशनल, बट दीज आर एरियाज इन विच वी आर एक्टिवली वर्किंग, एंड वी होप कि इन इलाकों में, इन चीज़ों में हम बहुत जल्द बहुत प्रैक्टिकल किस्म के कोई केस स्टडीज़ या रोल मॉडल्स, पायलट्स बना सकेंगे। हमारे जो कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं वो खुद से इन्वेस्टमेंट्स में भी इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने खुद भी 2-3 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है। हाशु ग्रुप ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की हैं, फौजी फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, फौजी फर्टिलाइजर जो मेरा कंसोर्शियम लीड है NIC फैसलाबाद में, उसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दी हैं हमारे फैसलाबाद के स्टार्टअप्स में। तो हम इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं। मतलब हमारा अल्टीमेटली हम ये समझते हैं कि देखें जो रिसर्च है और जो इनोवेशन है ये एक हिडन ट्रेजर है, ट्रेजर हंट है, और इसको अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो अगर इसको इस्तेमाल करें, इसमें इतनी वैल्यू है कि ये जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो उससे अच्छा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इट इज़ रिस्की, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्की, लेकिन फिर वो रिस्क मिटिगेट करने के लिए हम इन्वेस्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वैल्यूएशंस कैसे होती हैं, इवैल्यूएशन कैसे होती है, और हम स्टार्टअप्स को भी सिखा रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेडी कैसे होते हैं, आप इन्वेस्टर की जुबान कैसे बोलते हैं, इन्वेस्टर चीज़ें क्या देख रहा है। सो वी आर वर्किंग इन ऑल दीज एरियाज। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हम बहुत सारी क्रिएट करेंगे, वर्चुअल भी, फिजिकल भी। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोट थी कि collaborative innovation is the next big idea that needs to shape up with actionable items, allowing players across the value chains to participate in the emergence of new collaborative business models. गौर करें, इसमें दो लफ्ज तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी आ गए। एक वैल्यू चेन्स। सो वैल्यू चेन्स में सप्लाई भी होती है, प्रोडक्शन भी होती है, रिसर्च भी होती है, मार्केटिंग भी होती है, कस्टमर डिस्कवरी भी होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होती है। सारी की सारी वैल्यू चेन्स हैं। और फिर कोलैबोरेटिव जो बिजनेस मॉडल है, ज़रूरी नहीं है कि A to Z आप सारी चीज़ें खुद करें। पार्टनरशिप मॉडल्स आर द बेस्ट मॉडल टू वर्क। चेंज मैकेनिक्स अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल में जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं सब पार्टनर्स के साथ किए हैं। सो वी ऑलवेज बेक कंसोर्शियम्स, JVs, partners, collaborators, and then we create value for everyone. So, anchored in solid foundations of entrepreneurship, collaborative innovation is the engine of modern, agile organizations capable of creating new capacity. इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास कोविड है। आपको मालूम है ना कि कोविड जिस वक्त डिक्लेयर हुआ पेंडेमिक, उसके कोई 10 दिन के अंदर अंदर उसका DNA जो था, जेनोम की जो मैपिंग थी, वो ऑलरेडी चाइना से शेयर हो चुकी थी और दुनिया भर के रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे थे। सो इस वक्त जो कोलैबोरेटिव इनोवेशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा मुमकिन हो गई है, और उसकी वजह से नई वैल्यू और नई कैपेसिटी क्रिएट होती है, विच कैन पायनियर रेडिकल न्यू आइडियाज while testing the limits of markets. A true best friend for growth. हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, हमें कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क भी लाना पड़ेगा, हमें नॉट माई जॉब के एटीट्यूड से भी निकलना पड़ेगा, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि क्या वजह है कि MIT और स्टैनफोर्ड में जो प्रोफेसर हजरात हैं वो वहाँ से तो $2-2.5 लाख लेते हैं तनख्वाह, लेकिन उनका जो इनकम उनके पेटेंट से और उनके स्पिन ऑफ से और उनके स्टार्टअप से होता है वो मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है पर ईयर। दे आर वेरी वेरी रिच। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बीइंग रिच इज द ऑब्जेक्टिव, बट व्हाट दे आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर अनलॉकिंग वैल्यू, दे आर क्रिएटिंग वैल्यू, दे आर क्रिएटिंग इनोवेशन सोसाइटल बेनिफिट के लिए। तो हाउ कैन वी डू द सेम इन पाकिस्तान? सो माई क्वेश्चन, और अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो गया है, और मेरा सवाल ये है कि आर वी डूइंग अ गुड जॉब ऑफ कमर्शलाइजिंग रिसर्च? आई नो एवरीवन नोज द आंसर। कुछ लोगों का हो सकता है ये कहना हो कि नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मतलब उसका शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि यस अगर कर रही है, बट मोस्ट ऑफ अस वी स्टिल नीड टू डू मच 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 बेटर। जब हमने इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी हायर एजुकेशन कमीशन की उसमें एज अ वॉलंटियर काम किया था, तो ज़्यादातर ऑरिक्स वर बिलो पार, और उसमें ऑरिक्स का इतना कसूर नहीं था क्योंकि ऑरिक्स की फंडिंग भी बड़ी लिमिटेड थी। अभी इस वक्त करंट फंडिंग क्या है? आई स्टिल एज्यूम कि इट्स नॉट टू मच, बट माई क्वेश्चन इज, ठीक है चलें, फंड्स कम है हमारे पास पब्लिक सेक्टर के, हम और कहाँ से वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं? एंड आई वुड से कमर्शलाइजिंग रिसर्च इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ अनलॉकिंग वैल्यू।
अच्छा जी, सो चैलेंजेस क्या हैं? और ये चैलेंजेस मैंने अपने लिखे हैं, आपको इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन मैं चैलेंजेस बात कर रहा हूँ कि ऑरिक के अंदर ऑपरेट करते हुए, यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ रिसर्चर, एज अ पर्सन हु हैज पेटेंटेड, आपके चैलेंजेस क्या हैं? सो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है एकेडमिक माइंडसेट और फोकस है। और उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो वो पब्लिश और पेरिश माइंडसेट है, हमने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया। और उसकी वजह से मतलब हम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पेपर छापते हैं, सरप्राइजिंग नंबर ऑफ पेपर्स, लेकिन हमारा फोकस इनोवेशन पे और पेटेंट्स पे और कमर्शलाइजेशन पे उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। और हमारी एक रिकमेंडेशन इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी की ये भी थी कि इसको हाफ एंड हाफ कर देना चाहिए, कि भाई प्रमोशन के लिए अगर एक बंदा जो है वो एकेडमिक पब्लिशिंग का राउट लेता है तो वो उससे भी कर सकता है, और अगर वो कमर्शलाइजेशन और पेटेंट और आईपी का राउट लेता है तो उससे भी उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, दूसरी चीज, कमर्शलाइजिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो वो फंड लिए, ग्रांट लिया, और उस पर रिसर्च की और चना वो मुझे एक रिसर्चर ही कह रहा था कि जी जो हमारे फिर पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनका, उनको हम कोई स्टाइपेंड वगैरह दे सकते हैं, वो कोई काम कर सकते हैं, बट वंस द फंड एंड्स इस पर फोकस नहीं होता अमूमन के इसको आगे कैसे लेके चलें या कमर्शलाइज कैसे करें। और मेरे ख्याल में इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारे पास रोल मॉडल्स या एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज ना होने के बराबर है, कि हम कहें कि देखें ये जो चीज़ थी ना, ये उसने कमर्शलाइज की और ये कितनी बड़ी सक्सेस बन गई। अगला मसला मुझे लगता है कि टाइम का है। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं एकेडमिक कैलेंडर में कि टाइम ही नहीं होता, और कमर्शलाइजेशन तो इज़ ऑलमोस्ट अ फुल टाइम जॉब बाय इटसेल्फ। तो हाउ डू यू बैलेंस दिस? और फिर एक और बहुत बड़ा मसला है, एक एम्प्लॉय माइंडसेट होता है, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है। तो फियर ऑफ बिजनेस एंड फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, ये एक बहुत बड़ा इनहिबिटर है। ठीक है, तो हाउ डू यू ओवरकम दिस? अच्छा, इन चीज़ों के ऊपर हम जो ऑलरेडी रिसर्चर्स के साथ, मतलब हम फैसलाबाद में वी डू सेशंस विद रिसर्चर्स इन विच वी टॉक अबाउट कि रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, जिम्मेदारियों को कैसे बांटा जा सकता है, को फाउंडर्स और टीम मेंबर्स ऐसे कैसे तलाश किए जा सकते हैं कि यू कैन स्टिल मैनेज द प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ दिस। वी हैव दीज डिस्कशंस, और उससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो वी कैन हैव दिस डिस्कशन एट अ लेटर डेट, आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिर हमारा एक बहुत बड़ा मसला है मार्केट एंड कस्टमर्स। तो चूंकि हम रिसर्च पे रुक जाते हैं, तो जो उसका अगला हिस्सा है जो मैं आगे अभी बात करूंगा, तो हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स की एक्सेस नहीं होती, या कस्टमर डिस्कवरी की मेथोडोलॉजी क्या है। सो रिसर्च तो हम कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट इसको हम कहते हैं, वो हमने कर लिया रिसर्च से, कि जी हमें पता लगा हमारी सोल्यूशन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। लेकिन क्या वो जो प्रॉब्लम हमने सोल्यूशन फिट किया, क्या वो सोल्यूशन एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है? क्या वो उस प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट की जरूरत को पूरा कर सकती है? ये कस्टमर डिस्कवरी का प्रोसेस है, ये हमें अमूमन नहीं आता इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। अगेन मैंने अमूमन कहा है, सो सम ऑफ यू आई नो वुड बी डूइंग ग्रेट बिजनेसेस एज वेल, बट पार्डन माई इग्नोरेंस, बिकॉज मैं इस वक्त एक जनरल तरीके से सबसे बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सो इसके बाद नॉलेज अबाउट बिजनेस मॉडल्स। तो बिजनेस मॉडल और एक्स में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, स्पेशली जो आप लोग बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स चलाते हैं, आप ये सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, बट जो और एक्स ये बीआईसी वगैरह नहीं चला रहे, वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स नहीं होती। और एक प्रॉब्लम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एडमिट करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनरली बिजनेस मॉडल्स वगैरह जो पढ़ा रहे होते हैं वो अकेडमिशियंस होते हैं। सो नो ऑफेंस टू अकेडमिशियंस, लेकिन अगर बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल रिस्क का मालूम नहीं है, तो प्रॉबली आप फुल फ्लेवर कन्वे नहीं कर पा रहे, एंड दैट सॉर्ट ऑफ टेक्स अवे फ्रॉम व्हाट यू कैन टीच। तो थोड़ा सा इसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स को जरूर इन्वॉल्व किया करें, और अगर इसमें आपको हमारी जरूरत है, वी कैन प्रॉब्ली हेल्प यू in linking you with entrepreneurs in your own locations, जो शायद कुछ आपके साथ इस किस्म की एक्टिविटीज कर सकें, वरना ऑब्वियसली वर्चुअल सेशंस तो हो ही सकते हैं। मैं भी बहुत वर्चुअल सेशंस करता हूँ। प्राइसिंग एक और बहुत बड़ा मसला है कि भाई प्राइसिंग कैसे करें। ठीक है, और प्राइसिंग की बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं। सो स्टार्टअप इकोसिस्टम में तकरीबन 8 मॉडल्स हैं प्राइसिंग के,
जिनको हम फॉलो करते हैं। तो एक प्राइसिंग होती है कि 100 रुपए की चीज़ है तो चलो 15 रुपए ऊपर ले लेते हैं, राइट, 115 दे देते हैं। एक होता है कि यार बाहर का जो प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ही नहीं, वो 500 रुपए का है, तो मैं 425 रुपए का 425 का रख देता हूँ, कॉस्ट मेरी चाहे 200 रुपए ही हो। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, वी कैन बेसिकली वी कैन डिस्कस, बट दिस इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज प्राइसिंग सही ना होने की वजह से, अंडर प्राइस या ओवर प्राइस होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकती और फिर आप कहते हैं यार ये बिजनेस चला नहीं। बैरियर्स, मेन बैरियर्स क्या है? लैक ऑफ सपोर्ट इन टर्निंग अ लैब प्रोडक्ट इनटू अ कमर्शियल वन। तो लैब की प्रोडक्ट तो बन गई, जैसे मेरे पास, मैं काफ़ी इनमें जाता हूँ ओपन हाउसेज में और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह में, और माशाल्लाह बड़े बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी जो लैब दे सकती है, वो एक कमर्शियल लेवल की प्रोडक्ट के लिए नहीं ऑब्वियसली दे सकती, वो लैब एक्सपेरिमेंट के स्टेज तक दे सकती है। अब उसका जो अगला स्टेज होता है कि अब उनको एक प्रॉपर बड़ी फैसिलिटी चाहिए, स्पेशली जो हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो वो उन्हें मिलती नहीं है। रिजल्ट क्या होता है कि द प्रोजेक्ट इज शेल्ड। एक और बहुत बड़ा मसला, और ये बहुत बड़ा मसला है, और वो है यूनिवर्सिटीज़ की आईपी पॉलिसीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अब बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बना ली हैं, मतलब मैं नस्ट की पॉलिसी के बारे में जानता हूँ, जीकी की पॉलिसी के बारे में जानता हूँ, लम्स की पॉलिसी के बारे में जानता हूँ। सो लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी एक ग्रे एरिया है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, एंड आई वुड से, जो मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में कहता हूँ कि 0% ऑफ ज़ीरो, 100% ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो अगर आईपी पॉलिसी आपने अच्छी नहीं बनाई तो पाई बड़ी होगी ही नहीं, बिकॉज इंसेंटिव ले लिया आपने रिसर्चर से और उसके एसोसिएट से कि वो उस बिजनेस को बिल्ड करें, बिकॉज उनको तो कुछ नहीं मिल रहा ना उसमें से, या उनको बहुत ही कम मिल रहा है, राइट। मतलब कुछ मैंने बहुत ही हैरत अंगेज खौफनाक पॉलिसीज भी सुनी है यूनिवर्सिटीज की, जिसमें यूनिवर्सिटी मेजॉरिटी आईपी अपने पास रखना चाहती है और बहुत थोड़ा हिस्सा देना चाहती है बाकियों को, और अगर ऐसा आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक डेड एंड बन जाता है। फिर एक बहुत बड़ा एरिया जो कंसर्न का होता है वो को फाउंडर्स नहीं होते, टीम नहीं होती बिजनेस एक्यूमेन के साथ, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और फाइनली इन्वेस्टमेंट्स एंड वैल्यूएशन की नॉलेज, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स नहीं है, एक्सेस टू फंडिंग नहीं है, और फंडिंग जो यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेस है वो जनरली ग्रांट और डोनर फंडिंग है। तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, सो आपके लिए रेवेन्यू की सोर्स जो है, नंबर वन वो वीसी या एंजल इन्वेस्टर होना चाहिए, और नंबर टू वो कस्टमर होना चाहिए जो पेइंग कस्टमर हो और वो आपको रेवेन्यू जनरेट करे। तो इसी तरह वैल्यूएशन के बारे में नॉलेज नहीं होती कि मेरी कंपनी की वैल्यू क्या है, मैंने 3 साल रिसर्च की, मैंने पेटेंट कर लिया, ये प्रोडक्ट बन गई, अब ये प्रोडक्ट 5 लाख की है, 1 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, कितने की है? हाउ डू आई वैल्यू दिस प्रोसेस? और मैं अगर 50 करोड़ की करूं तो क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, या 10 करोड़ की करूं? फिर अगला सवाल होता है कि इन्वेस्टर आ रहा है, वो कह रहा है मैं 70% कंपनी का लूंगा। इज दैट अ गुड परसेंटेज और अ बैड परसेंटेज? क्या परसेंटेज मुझे अपनी कंपनी की ओनरशिप की दे देनी चाहिए? कंपनी का स्ट्रक्चर मुझे क्या सूट करता है? क्या मुझे सोल प्रोप्राइटर होना चाहिए, क्या मुझे प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, क्या मुझे कोई फाउंडेशन या ट्रस्ट होना चाहिए? ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों की वजह से चूंकि एकेडमिया के पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो दे रन इनटू चैलेंजेस, दे रन इनटू प्रॉब्लम्स, एंड जनरली व्हाट हैपेंस इज वो कहते हैं ये तो बहुत ही मुश्किल काम है इसको करना, तो लेट्स नॉट डू इट। दीज आर एरियाज इन विच वी कैन एक्चुअली हेल्प। अच्छा जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोट थी डॉक्टर वेन डायर की, और वो कहता है व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। So we need to change the way we are looking at innovation. We are looking at the role of an audit. We are looking at commercialization. And when we start looking at them differently, सारी की सारी चीज चेंज होना शुरू हो जाएगी। सॉल्यूशंस क्या है? सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गैप्स हैं, जो मैंने अभी चैलेंजेस पेश किए, वो उनको हम कैसे क्लोज करें। तो हमें एक पावरफुल इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाना है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में। और ये जो इकोसिस्टम है, इसमें आप सब हमारे पार्टनर हैं, ये ना समझिएगा कि आप आज सिर्फ ऑडियंस हैं, आप सब हमारे पार्टनर हैं, एंड वी वुड लाइक टू वर्क विद यू इन सॉल्विंग दीज चैलेंजेस एंड क्रिएटिंग रियल वैल्यू, एंड टेकिंग पाकिस्तान फॉरवर्ड इन द इनोवेशन लैंडस्केप। तो की स्टेक होल्डर्स कौन है, और हम उनको कैसे लिंक करें कि वो वैल्यू क्रिएट करें, आइडिएशन से, प्रोटोटाइपिंग से, प्रोडक्शन और फिर मार्केट तक। दैट इज ऑल दीज गैप्स, हाउ डू वी क्लोज देम? और मेरे जहन में यही है कि इकोसिस्टम, स्टेक होल्डर्स, और जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, हर स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू होनी चाहिए।
सिर्फ फिलैंथ्रोपी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गिविंग बैक नहीं होनी चाहिए कि भाई जब आपको गिव बैक करना है तो गिव बैक करें, थोड़ा बहुत गिव बैक हर एक कर सकता है और करना चाहिए, लेकिन अगर हमने वाकई इसको कामयाब करना है तो इट कैन नॉट जस्ट बी गिविंग बैक, इट हैज टू बी बिगर देन दैट, इट हैज टू हैव वैल्यू फॉर एवरीवन, राइट? अभी जैसे एनआईसी इस्लामाबाद इस वक्त रीलॉन्च होने वाला है, मेरे पास रोज बड़े सीनियर लोग आते हैं, they want to mentor and they don't want any compensation, and they say we want to give back, and when you ask why do you want to give back, वो कहते हैं जी ये जो आइडिया और इनोवेशन लैंडस्केप है इसमें बहुत एनर्जी होती है, मुझे लगता है मैंने बहुत नॉलेज एक्वायर की है, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दैट नॉलेज, और कोई ऐसा फंक्शन कोई जगह नहीं जहां मैं यूज करूं, इट्स नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन। सो वैल्यू को डिफाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो कस्टमर या टारगेट ऑडियंस है, इसके लिए सबसे पहले कस्टमर डिस्कवरी, हु इज़ द कस्टमर। ऐसी बेतहाशा इजादात हैं दुनिया में, जैसे टेलीफोन है या माइक्रोवेव है, जिनका जब शुरू में इजाद हुई तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये इजाद का फ़ायदा क्या है, इन लोगों ने इसका फ़ायदा क्या है। तो आपने पढ़ा होगा वो मशहूर कि ग्राहम बेल को उन्होंने कहा कि अच्छा आपने कर तो लिया, व्हाई डू यू नीड इट दिस टेलीफोन, राइट? या माइक्रोवेव जब बना तो इट वाज अ सोल्यूशन चेसिंग अ प्रॉब्लम, बहुत देर बाद ये माइक्रोवेव जो अवन है ये क्रिएट हुआ, राइट? एक्सरे जो टेक्नोलॉजी है इसी तरह वो भी। तो बहुत सारी डिस्कवरीज जो हैं वो मैच मेकिंग करनी पड़ती है कि यार ये डिस्कवरी हो गई, ये आईपी हो गई, अब ये किस चीज़ के लिए यूज हो सकती है, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड डिस्क्राइबिंग दैट बेनिफिट opens the doors to innovation and new customer niches। मैं इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में देता हूँ, और मैं 2 मिनट में एग्जांपल दे दूंगा क्योंकि मेरी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है। सो बेयर जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी एस्पिरिन बनाने वाली कंपनी थी, अब मेरा ख्याल मर्जर हो गया, और वो बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी थी। तो उनके पास एक आई थिंक रोचेस्टर में, वहां से उनको डिमांड आनी शुरू हो गई। उनकी 2 प्रोडक्ट्स थी, एक उनकी एस्पिरिन थी और एक उनकी चिल्ड्रन एस्पिरिन थी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि दवाइयाँ जो होती हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से प्रिस्क्राइब होती हैं कि आप कितने किलो के हैं। तो बच्चों के लिए एक छोटा डोज होता है, बड़ों के लिए ज़्यादा डोज होता है, और कोई बहुत ही वजनी बंदा है तो उसके लिए ज़्यादा डोज होगा ताकि वो दवाई इफेक्टिवली इंटरेक्ट करे। तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन एस्पिरिन थी। तो जो चिल्ड्रन एस्पिरिन थी उसकी सडनली एक स्पाइक आ गई है एक शहर में, जो मेरा ख्याल है रोचेस्टर है। तो उन्होंने अपने रिसर्चर भेज दिए कि भाई चेक करो। अब एस्पिरिन का सबसे बड़ा मसला तो ये कि ये प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं होती। सो ऐसा नहीं था कि कोई रिकॉर्ड था, ओवर द काउंटर ड्रग है। तो फिर उन्होंने ट्रैक करना शुरू कर दिया, वो फार्मेसीज में बैठ गए, और जो लोग आके चिल्ड्रन एस्पिरिन खरीदते थे उनसे पूछते थे, एंड अ पैटर्न स्टार्टेड इमर्जिंग। उन्हें पता लगा कि चंद डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि चिल्ड्रन एस्पिरिन लें, और प्रिस्क्राइब को किसको कर रहे हैं, एडल्ट्स को कर रहे हैं। सो देन द रिसर्चर्स वेंट टू दोज डॉक्टर्स। पता लगा कि एक कार्डियोलॉजी के जर्नल में एक रिसर्च छपी थी कुछ अरसे पहले, जिसमें बताया गया कि एस्पिरिन इज अ ब्लड थिनर, और इसकी एक हल्की डोज जो है अगर आप हार्ट पेशेंट्स को दें तो वो खून को थिन रखती है एंड इट सेव्स यू फ्रॉम हार्ट अटैक्स। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी चिल्ड्रन एस्पिरिन। अब अगर आप बेयर कंपनी है, व्हाट वुड यू डू? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड व्हाट बेयर डिड वाज ब्रिलियंट। उन्होंने एस्पिरिन बच्चों की तो बिक ही रही थी, उन्होंने एक कार्डियक एस्पिरिन, एक नई दवाई जिसमें एस्पिरिन का लफ्ज नहीं है, वो क्रिएट की, और ये आप आज चले जाएं किसी भी फार्मेसी में आपको मिल जाएगी। इसका नाम है लॉपरिन। लॉपरिन इज एक्चुअली अ लो डोजेज एस्पिरिन, ठीक है ना? लेकिन जो खरीद रहा है उसको नहीं पता ये एस्पिरिन ही है, वो समझता है कि ये कोई दिल की बीमारी की दवाई है। अब दिल की जो दवाइयां हैं वो सस्ती नहीं हो सकती, दिल का मामला है ना, बड़ा नाजुक मामला है, सस्ती नहीं हो सकती। चूंकि वो सस्ती नहीं हो सकती, लिहाजा लॉपरिन केम एट 4 और 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ नॉर्मल एस्पिरिन। तो क्या हुआ, कस्टमर डिस्कवरी की कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, एक नई निश के लिए लॉन्च की, एक नए प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की। दिस इज व्हाट कस्टमर डिस्कवरी मींस। सो कस्टमर डिस्कवरी इज नॉट ऑलवेज द ऑब्वियस वन। वैल्यू कैसे क्रिएट की जाए कस्टमर के लिए, वो कन्विंस क्यों हो कि आप उसका मसला सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट आप कैसे क्रिएट करते हैं। मनी के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा मसला जो होता है स्टार्टअप फाउंडर्स का, स्पेशली टेक फाउंडर्स का, उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती। वो कहते हैं यार मुझे तो ये अकाउंटिंग से डर लगता है, ये तुम कर दो, या ये छोटा इसको रख लेते हैं कर ले, तो वो कंपनी उनकी डूब जाती है।
बिकॉज दे वर नॉट मैनेजिंग मनी प्रूडेंटली, या प्राइसिंग नहीं आती, इस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली, या फंडिंग उन्हें समझ में नहीं आती, या कंपनी की वैल्यूएशन उन्हें समझ नहीं आती। सो ये इसको समझाना इज अ कोर एरिया। और उसके बाद फिर हम नेटवर्क्स पे आ जाते हैं कि सोल्यूशन में नेटवर्क्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेंटर्स जो कि बिजनेस जर्नलिस्ट होते हैं, जो बिजनेस के बारे में राय देते हैं, एक्सपर्ट्स जो डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में एडवाइस देते हैं, और इन्वेस्टर्स जो कि आपके प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ डू वी क्रिएट ऑल दीज नेटवर्क्स? दिस इज द कोर सोल्यूशन दैट वी आर प्रपोजिंग। अच्छा, ये आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन आई जस्ट गो वेरी वेरी ब्रीफली ओवर इट। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स होते हैं, ये 9 लेवल्स होते हैं, और आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो लेवल 4 या लेवल 5 पे जाके रुक जाते हैं। सो लेवल 1 है बेसिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी यानी कि कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन, उसको वैलिडेट करते हैं, स्टेक होल्डर से टेस्ट करते हैं, लैब में उसकी स्मॉल स्केल प्रोटोटाइपिंग करते हैं, फिर टारगेट एनवायरनमेंट में लार्ज स्केल प्रोटोटाइपिंग करते हैं। ये अक्सर नहीं कर पाते, जैसे मैंने कहा ये मुश्किल है। और फिर एक प्रोटोटाइप सिस्टम बनता है जो कि TRL 6 है, ताकि आप उसको टारगेट एनवायरनमेंट में अपस्केल कर सकें। डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम बनता है, यानी कि एक पायलट बनता है जो कि आप प्री कमर्शियल उसको टेस्ट करते हैं, और फिर आप कमर्शियल उसको लॉन्च करते हैं, और फिर फुल कमर्शियल उसकी एप्लीकेशन आ जाती है। तो ये जो 9 लेवल्स हैं, जो स्पेशली जो डीप टेक की कंपनियां हैं, या जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जैसे डॉक्टर सारा कुरैशी हैं, जिनसे मेरा बड़ा इत्तेफाक हुआ, थोड़ा बहुत मेंटर करने का भी हुआ। शी वाज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। और वो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट है कि वो इंजन, जेट इंजन के अंदर उनके पास 3 पेटेंट्स हैं, और वो अभी पिछले 5-6 साल में आई थिंक TRL 6 पे पहुंची हैं। ठीक है। सो मतलब बोइंग, अब बोइंग कंपनी से ही बात चल रही है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसके मुकाबले में आपने कोई ऐप डेवलप करना है, कोई सॉफ्टवेयर करना है, वो आराम से हो जाता है। सो इसी को अगर हम तोड़ें, सो पहला जो पहले 3 है बेसिक रिसर्च, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के इन 3 लेवल्स पे, और ज़्यादा से ज़्यादा चौथे लेवल तक पहुंचते हैं। और इसके बाद ट्रांसलेशनल रिसर्च का जो 5, 6 और 7 है, ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम एरिया। हम जहाँ पे आपके साथ जुड़ेंगे, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे एज नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद, हम 7, 8 और 9 जो है, इसमें दिस इज़ वेयर वी आर वेरी इंटरेस्टेड कि हम इसमें आपकी हेल्प करें। अब जाहिर बात है, इसमें एक गैप नज़र आ रहा है हमें कि 4 तक पहुंच गए, आपने टेक्नोलॉजी वैलिडेट कर ली लैब में, तो 5, 6, 7 का क्या हो सकता है? एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एन इकोसिस्टम एंड गेट ऑन बोर्ड पार्टनर्स जो इसमें सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इन लेवल्स पे भी आपको, जो हमने अभी NIC फैसलाबाद में भी कोशिश की, कि हम इंडस्ट्री को एक्साइट कर रहे हैं कि भाई देखें, लैब में वैलिडेट हो गया प्रोडक्ट, अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके इंटरेस्ट की है, इस निश में आपको आना चाहिए। तो ये अब जो इसका 5th, 6th और 7th लेवल है, इसमें आप इन्वेस्ट करें। और 7, 8, 9 में फिर हमारे जो अपना इकोसिस्टम है, हमारी जो सपोर्ट है, दैट विल कम इनटू प्ले। एंड बेसिकली वहाँ पे हम बहुत एक्टिवली आपके साथ काम कर सकते हैं। ये अगर आप देखें, तो ये जो पहला पहला जो फनल है, ये वही TRL लेवल्स हैं, लेकिन जो पहला फनल है वो यूनिवर्सिटी की रिसर्च का है, और दूसरा फनल जो है वो कमर्शलाइजेशन का है। तो पहला जो है वो आइडिया, प्रॉब्लम और उसकी ट्रायल है, और दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इकोसिस्टम, रेगुलेटरी इकोसिस्टम, कंज्यूमर इकोसिस्टम और इम्पैक्ट का है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू लुक एट दिस, कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। नीचे हमने लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों से स्लाइड शेयर कर लूंगा, मैं अहमद गुलजार को ईमेल कर दूंगा, वो आप सबको कर देंगे। सो अगर आप कहेंगे तो ये रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे चेंज मैकेनिक्स पे, और NIC इस्लामाबाद पे भी डाल देंगे। सो यू कैन लुक एट इट फ्रॉम देयर एज वेल। बट बेसिकली मैं ब्रीफली समझाना चाह रहा था कि हाउ डू वी हेल्प। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डायग्राम है। देखें, इसमें टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है कि क्या टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व हो सकता है। एक एंड यूजर के लिए फंक्शनैलिटी है, क्या एंड यूजर को आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे उसका फायदा होगा। और एक उसकी कीमत है, क्या उस कीमत में बन सकता है कि टेक्निकली भी फीजिबल रहे और एंड यूजर पे भी कर सके। मैं कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था, और उसमें वो बात कर रहे थे ALS की। तो ALS जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज है,
और बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। और वो NIH की जो चेयरपर्सन है अमेरिका की, उसकी बात वो बात कर रही थी। और उसने कहा जब हमारे रिसर्चर्स काम करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। हमारा फोकस ये नहीं होता कि इस बीमारी का अफोर्डेबल इलाज ढूंढना है, इलाज ढूंढना है। तो उसने कहा BLS की हमने पहला मरहला हल कर लिया, दवाई बन गई है। सो वी हैव अ मेडिसिन। द प्रॉब्लम इज कि ये मेडिसिन 1 से 1.5 मिलियन डॉलर की एक मरीज को लगती है, राइट? अब जाहिर बात है अगर 1-1.5 मिलियन डॉलर की लग रही है तो ज्यादातर मरीज तो बेनिफिट नहीं कर सकते। कहती देन वी लुक एट द नेक्स्ट स्टेज कि अच्छा अब सोल्यूशन तो बन गई, हाउ डू वी मेक इट अफोर्डेबल? ठीक है। सो ये जो डायग्राम है, इसमें अगर आप देखें नंबर 1 ए का मतलब है कि जो साइंस की पुश है, यानी कि जो रिसर्चर की जो सोल्यूशन है, और जो मार्केट की पुल है, जो एंड यूजर की डिमांड है, वो दोनों जो है मैच कर रही हैं। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि उस कीमत पे मैच कर रही हो, तो जो ALS की एग्जांपल दी वो। उसके बाद बी है कि जो यूजर पे करना चाहता है और जिस फायदे के लिए पे करना चाहता है वो मैच कर रहे हैं, लेकिन शायद टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं है। जैसे आजकल ट्रैफिक जैम है, मैं समझता हूँ मेरे पास एक जेट पैक होना चाहिए और मैं उड़ के पहुंच जाऊँ, हम 5 मिनट में पहुंच जाऊं बजाय 45 मिनट ट्रैफिक में फंसने के। क्या ये मुमकिन है टेक्नोलॉजिकली? ये तो खैर प्राइस में भी अभी मुमकिन नहीं है। तो लेकिन दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो कैसे हो सकता है? फिर जो सी है कि जो कॉस्ट है टेक्नोलॉजी की और जो प्राइस है वो तो अलाइन हो रही है, मतलब बन सकता है और अच्छी एक उस पर बन सकता है, लेकिन एंड यूजर को फायदा नहीं हो रहा। अब जो डी है दैट्स द स्वीट स्पॉट, कि आपकी टेक्नोलॉजी एंड यूजर के लिए वैल्यू और वो कीमत, वो अफोर्डेबल है, वो उसके लिए तैयार है पे करने के लिए, ये सारी मैच कर रही है। सो दिस इज वेयर वी एक्चुअली वांट टू बी। सो टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी जो है वो रिसर्च का फोकस है। जो ये जो फंक्शनैलिटी एंड यूजर के लिए है वो कमर्शियल एंटरप्राइज का फोकस है, यानी कि जो इन्वेस्टर आपके साथ आ रहा है, जो आपकी मार्केटिंग कस्टमर के एंड पे हो रही है, उसका सारे का फोकस ये है कि क्या जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी कोई मार्केट भी है कि नहीं। और कस्टमर जो है उसका फोकस ये है, उसके दो फोकस हैं एक्चुअली, एक तो वो फंक्शनैलिटी उसका मकसद हल हो रहा है कि नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कीमत क्या अफोर्डेबल है कि नहीं। अच्छा, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक और शेफील्ड ने कमर्शियल असेसमेंट पैरामीटर्स, जिसको COAP कहते हैं, ये उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने कहा जी ये 11 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम एवेल्युएट करते हैं अपनी रिसर्च को बिफोर वी डिसाइड कि इसको हमने कमर्शलाइज करना है कि नहीं करना है। और उसमें हम देखते हैं कि हमारा कंपेटिटिव एज है कि नहीं, हमारा मार्केट फिट है कि नहीं, हमारी रेडीनेस की स्टेट क्या है और हमें कितना टाइम लगेगा उसको रेडी करने के लिए, इसकी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितनी सेल हो सकती है, पेटेंट कितना डिफेंसिबल है। ऐसा तो नहीं कि पेटेंट में कोई बारीक सी चीज है और कोई और इसी के दाएं बाएं का पेटेंट बन के, मतलब वही चीज वही सोल्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट लोग क्रिएट करके हमारे पेटेंट के फायदे को खत्म कर दें। इन्वेंटर की अपनी कमिटमेंट कितनी है, नाउ दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि अक्सर इन्वेंटर्स या इंटरेस्टेड नहीं होते या अवेलेबल नहीं होते। स्कोप कितना है, स्कोप से मुराद है अपॉर्चुनिटी। रॉयल्टी का रेट क्या होगा अगर मैंने रॉयल्टी देनी हो तो क्या है, कंपटीशन कितना ज्यादा है इसके अंदर। मतलब आप में से अक्सर लोगों ने ब्लू ओशन और रेड ओशन पढ़ा होगा, तो रेड ओशन वो है जहाँ लड़ाई मार कुटाई हो रही है, कंपटीशन हो रहा है और खून से लाल हो गया है ओशन, यानी कि हर कोई लड़ रहा है, एवरीवन इज फाइटिंग ऑन प्राइस। और ब्लू ओशन है वेयर यू हैव क्रिएटेड द निश, यू आर द फर्स्ट वन इन द प्लेस, यू हैव क्रिएटेड समथिंग सो डिफरेंट कि अभी आपका कंपटीशन नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आपके पास देयर ये नीलगो समुंदर है एंड यू हैव अ प्रीटी बिग प्लेस टू प्ले विद। तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज अ वेरी मेजर पार्ट। कस्टमर अट्रैक्टिवनेस कितनी है, अब आप देखें ना, नया आईफोन लॉन्च होता है, नया मैक लॉन्च होता है, लाइनें लगी होती हैं, लोग एक रात पहले जाके बैठ जाते हैं। अभी Xiaomi ने, जिसको Xiaomi भी कहते हैं, उसने गाड़ी लॉन्च की अपनी चाइना में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV व्हीकल, और उसके जो है पहले 4 घंटे में या एक दिन में 70,000 गाड़ी बुक हो गई। कस्टमर अट्रैक्टिवनेस है ना, पीपल सेड के यार दिस इज अ ग्रेट कंपनी, दिस इज अ ग्रेट कार। अभी ट्राई नहीं किया लेकिन ऑर्डर प्लेस हो गया। और फिर डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं कि नहीं, कैन यू एक्चुअली बिल्ड दिस। सो ये आपके COP पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आजकल इसराइल की बात नहीं करनी चाहिए बट दिस इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल, हेब्रू यूनिवर्सिटी की।
49 years old, 8,155 patents, 2300 यानी कि 2302 इन्वेंशंस, 702 लाइसेंसेस, 80 स्पिन ऑफ कंपनीज। ये एक यूनिवर्सिटी ये एक यूनिवर्सिटी $2 बिलियन एनुअल रेवेन्यू क्रिएट करती है फॉर फ्रॉम कमर्शलाइजेशन। जस्ट इमेजिन, $2 बिलियन एक यूनिवर्सिटी इसराइल में, राइट? दिस इज व्हाट दे डू। अच्छा, तो इनका मॉडल क्या है? ये सुम इनकी एक इन्होंने कंपनी बनाई हुई है, जैसे जो जो इनकी कमर्शलाइजेशन करती है, ये यूनिवर्सिटी की अपनी कंपनी है। सो रिसर्चर की लेबॉर्ट्री कैपेबिलिटीज हैं और वो कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहा है, जो कि आप सब भी कर रहे हैं। और फिर वो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज के साथ देखते हैं कि इसको क्या स्पिन ऑफ करके इंडिपेंडेंट कंपनी बना दें या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स वगैरह करें और रॉयल्टी वगैरह के थ्रू पैसे जनरेट करें। इनका जो इकोसिस्टम है उसमें गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी सेंटर में है, इंडस्ट्री को उन्होंने एंगेज किया हुआ और ग्लोबली किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान अपना सिर्फ इसराइल में नहीं किया हुआ, ग्लोबली किया हुआ है। और एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर नेटवर्क है, क्योंकि जो इनकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है दैट इज प्रिटी अमेजिंग। सो इनका इन्वेंटर इज वेरी विलिंग टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज दे नो दैट इट मेक्स रियल मनी। तो इनका प्रोसेस क्या है? रिसर्च के पैसे आते हैं, यूजी जो है वो ये वही हेब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम है, तो इनके रिसर्चर जो है नई इन्वेंशंस लेते हैं और उसका डिस्क्लोजर सबमिट करते हैं येसुम को। येसुम जो इनकी अपनी कंपनी है, येसुम उसको इवेल्युएट करती है, पेटेंट्स फाइल करती है, उसको कमर्शलाइज करती है, इंडस्ट्री पार्टनर को साथ इन्वॉल्व करती है, इंडस्ट्री पार्टनर जो है वो लाइसेंस के पैसे देता है और येसुम जो है उसमें से रॉयल्टीज का एक हिस्सा जो है वो रिसर्चर्स को और यूनिवर्सिटी को पे करता है। तो येसुम जो है वो अपने लिए भी पैसे जनरेट कर रहा है और यूनिवर्सिटी को भी पैसे दे रहा है। Why can't we have, चलो हम $2 बिलियन भूल जाते हैं, हम कहते हैं why can't our universities earn 5 or 10 million dollars initially, and I think we have the potential. How do we do that? तो इनका रिसर्च कोलैबोरेशन तरीका क्या है कि रिसर्चर तो वही साइंटिफिक काम कर रहा है जैसे आप सब कर रहे हैं, येसुम जो है वो निगोशिएट और एग्जीक्यूट करता है, और जो कमर्शियल पार्टनर है वो स्कोप काम का बजट और वो रिसर्चर के साथ काम करता है ताकि उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करें। अब मैं आखिर में एनआईसी इस्लामाबाद का फिर से बात करता हूँ कि हमारा मेन एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा नॉलेज का है कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास मेंटर्स हैं, हमारे पास कोचेज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और हम एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज भी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसका मैं अगली स्लाइड में जिक्र करूँगा। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं और हमारे इंडस्ट्री लिंकेजेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे साथ इन्वेस्टर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है एंड वी आर एक्टिवली बिल्डिंग अ इकोसिस्टम जो कि तब्दीली क्रिएट करेगा। इट टेक्स अ कम्युनिटी टू रेज अ स्टार्टअप एंड यू एंड आई वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ताकि हम क्रिएट कर सकें वैल्यू। इस वक्त हमारी एप्लीकेशन ओपन है, आप में से जो लोग अप्लाई करना चाहें nisislamabad.com, 20 तारीख तक एप्लीकेशन ओपन है। 20 को मिडनाइट को ये क्लोज हो जाएंगी और 5 मई तक हमारा जो है जो कोहोर्ट फाइनलाइज हो जाएगा। हम इस वक्त सर्विसेज क्या दे रहे हैं? हम वर्चुअल और फिजिकल इंक्यूबेशन दोनों के लिए ओपन है। सो अगर आप कराची में हैं, लाड़काना में हैं, लाहौर में हैं या DI खान में हैं, यू आर वेलकम, यू कैन अप्लाई। हम वर्चुअल भी रन करेंगे, फिजिकल भी रन करेंगे, एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, लेकिन मतलब हम किसी को भी डिसएडवांटेज पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू रीडिफाइन इंक्यूबेशन। सो दिस इज़ एन ओपन फोरम। सो को वर्किंग स्पेस और टेक सपोर्ट हम दे रहे हैं जो लोग फिजिकली मौजूद हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसका मतलब है कि वो अपनी वैल्यूएशन, अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें कैसे करें। इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, इसमें हमारे पास स्टार्टअप ग्रोथ मैनेजर्स भी हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स भी हैं, और उनका काम ही ये है कि वो हमारे जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं उनके साथ बैठेंगे, उनकी डिटेल में नीड एनालिसिस करेंगे, उनको जिन जिन लोगों से मिलने मिलाने की ज़रूरत है वो उनके साथ मिलाएंगे। हमारे मॉडल में डेडिकेटेड कोचेज़ हैं, हर दो स्टार्टअप्स को एक इंडिविजुअल कोच मिला होगा जो उनको 1-to-1 कोचिंग कर रहा होगा। हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स हैं जो मेंटरिंग कर रहे होंगे। सो उनको जो वो सवाल आ रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, मुझे मार्केट एक्सेस के बारे में बता दें, वो सारी सर्विसेज हम दे रहे होंगे। फिर हम एंसिलरी सर्विसेज भी दे रहे होंगे, जैसे कंपनी फॉर्म करनी है, सो हमारे साथ लीगल सर्विसेज अवेलेबल होंगी जो कि हम या डिस्काउंटेड या फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आप फॉर्म क्या कर रहे हैं।
हमारे अगर आपको डिज़ाइन में सपोर्ट चाहिए वो भी हम दे रहे हैं, इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स में दे रहे हैं, हमारे बहुत सारे ग्रांट्स और कॉम्पिटिशन्स हो रहे होंगे। आपका जो रोड मैप है डेवलपमेंट का, यानी कि जो कमर्शलाइजेशन का, उसमें आपके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग हो रही होगी, एंड विल बी होल्डिंग यू अकाउंटेबल एज वेल कि वो उस टाइम पे वो चीज़ हो रही कि नहीं हो रही। नेटवर्क एक्सेस हो रही है, और फाउंडर कनेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होंगे कि फाउंडर्स बैठ के आपस में डिस्कस करें, आइडियाज़ क्रिएट करें, कोलैबोरेशंस करें, या को फाउंडर बन जाएं एक दूसरे के साथ। सो डेफिनेटली टुगेदर वी कैन। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, masood@changemechanics.pk, और www.nicislamabad.com जो है हमारी वेबसाइट है। ये अब 1 घंटा हो गया, और अब 1 घंटा हम डिस्कशन फ्लोर ओपन करेंगे। सो जो टेक्नोलॉजी के लेवल्स वगैरह हैं उस पर मैंने ज़रा ब्रीफली बात इसलिए की क्योंकि वो आप लोगों का एरिया है, एंड आई एम श्योर यू नो अ लॉट अबाउट इट। लेकिन ओवरऑल माय ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सप्लेन what sort of collaborative efforts we can join hands in, and how we can support you in commercializing